हे एवरीवन, क्या आपको लगता है कि 7th सेंचुरी हिस्ट्री बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। आज हम हिस्ट्री इन वन पेज एपिसोड 8 में बात करेंगे पोस्ट गुप्ता एरा और हर्षवर्धन के दौर की, वो भी सारे माइक्रो डिटेल्स और मॉडर्न करंट अफेयर्स लिंकेज के साथ। अपने पेन एंड कॉपी निकाल के रखिएगा, पॉइंट्स नोट करते जाइएगा जिससे आपको बार बार रिवाइज करने में ईजी रहे। वैसे तो हम हमारा वन पेजर देंगे जिसे देख के आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, बट जब आप खुद से लिखते हैं तो आपको अच्छे से रिवाइज रहता है। और अगर आपने हमारी लास्ट की जो प्रीवियस 7 सीरीज़ हैं वो अगर नहीं देखी हो तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज हम स्टार्टिंग से करते हुए अब हम हमारे इस फेज पर आए हैं। ओके, आज हम पोस्ट गुप्ता एरा एंड हर्षवर्धना कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया था आईवीसी से, तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए 7 सीरीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा, हम क्या करते हैं, डेली हमारे वन पेजर सीरीज लेते हैं और साथ ही हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रीवियस डे वाले की। हम एक दिन का रिवीजन का टाइप लेते हैं। तो पहले हमारी ये वन पेजर सीरीज है ना, और हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज दोनों को ही क्या कर लीजिएगा, रिवाइज एंड प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आप रिवाइज करके आए हैं तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पार्ट पे डिटेल में। अब ये रहा हमारा वन पेजर, ये हमारा पोस्ट गुप्ता एरा हर्षवर्धना के बारे में। यहाँ पे हमें बता रहा है कि डिक्लाइन कैसे हुआ था, क्या रीजंस थे, अब पुष्यभूति डायनेस्टी क्या थी, हर्षवर्धन कौन थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इसके बारे में यहाँ सब दे रखा है। रिलीजन एंड कल्चर कैसा था, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ज्वेनजांग है ना, ये वेनसांग के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड इंस्क्रिप्शन क्या मिलते हैं, मतलब हमें पता कहाँ से चला ना एक्चुअली कि क्या चल रहा था। फिर जो हमारा करंट लिंकेज है हम उसको देखेंगे। ये हमने मेमोरी ट्रिक्स भी दे रखी है एंड कोर टेक अवे हमारा क्या था उसके बारे में भी बताया हुआ है। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं डिक्लाइन एंड रीजनल किंगडम्स के बारे में। गुप्ता एम्पायर का जो डिक्लाइन था ना, इसके साथ क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया था उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का दौर आ गया। मौर्य के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था ना, मतलब उन्होंने तो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की थी। बट गुप्ता डिक्लाइन जैसे हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्यूडेटरीज जो थे ना, मतलब जो सामंत से वो इमर्ज हुए है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसका दौर शुरू हो गया था। अब हो क्या रहा था, कंटिन्यूस ह्यूनन इन्वेजन्स हो रहे थे, वीक सेंट्रल रूलर्स थे, जो हमारे फ्यूडेटरीज थे, सामंतास जो थे वो क्या कर रहे थे, वो राइज हो रहे थे। और फाइनली हमारा क्या हो रहा था, जो ट्रेड रेवेन्यू था वो क्या हो रहा था, लॉस कर जा रहा था। अब गैस करिए, नॉर्थ इंडिया में पता है कितनी किंगडम्स निकल के आए इनकी वजह से। 5 मेन रीजनल किंगडम उभर आए थे। ठीक है, कौन कौन से थे देखिए। पुष्यभूति डायनेस्टी, इसको वर्धना डायनेस्टी भी बोलते हैं, ये कहाँ पर लाई करती थी, थानेसर हरियाणा में। मौखरीज ये कहाँ पर, कन्नौज हमारे यूपी में। मैत्रकास ये वल्लभी हमारे गुजरात में। लेटर गुप्तास ये आए मगध एंड मालवा वाले रीजन में। फिर गौड़ किंगडम ये हमारा बंगाल, इनके फेमस रूलर कौन है, एक शशांक। ओके, तो आपको ये याद रखना है ना, कि ये डायनेस्टी और इनसे एसोसिएटेड रीजन कौन सा है। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पॉलिटिकल जो केओस चल रहा था ना, इसके बीच में राइज होगा हर्षवर्धना का। ठीक है, ये पता है सिर्फ 16 ईयर्स के थे। मैं सोचो एक 16 साल का बच्चा था, उसने उस उम्र में अपनी ये सारी पर्सनल ट्रेजेडीज चल रही थी ना, इनको ओवरकम करके 606 सीई में क्या हो गए ये, मतलब राजगद्दी पे बैठ गए है ना, इनको थ्रोन पर बैठाया गया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी ना वो कहाँ पर थी, थानेसर, उससे कहाँ पे शिफ्ट किया, कन्नौज में शिफ्ट किया था। ये चीज़ याद रखनी है। अब किया था तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। रीज़न ये था कि जो इनकी गवर्नेंस थी ना उसको क्या कर सके, ये यूनिफाई कर सके, और जो गौड़ा जो डायनेस्टी है ना वो अपना एक्सपेंशन कर रही थी, तो उसके अगेंस्ट में क्या कर सके, डिफेंड कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो उनका एम्पायर था ना उसका एक्सटेंट पता है कहाँ तक था, तो उन्होंने कवर कर लिया था पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के कुछ पार्ट को। ठीक है, लेकिन पता है एक ट्विस्ट आता है, जब हर्षा ने क्या किया, जो साउथ इंडिया की तरफ जब एक्सपेंड करना शुरू किया ना, तो बैटल ऑफ नर्मदा हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन सी बैटल है, बैटल ऑफ नर्मदा।
इसमें जो हमारे पुलकेशिन सेकंड हैं, ये पुलकेशिन सेकंड कौन है? चालुक्य किंग है। ये याद रखिएगा कि पुलकेशिन सेकंड जो कि एक चालुक्य किंग है, इन्होंने उन्हें डिफीट कर दिया था। तो याद रखिएगा कि इसमें हर्षा को क्या हो गया था? डिफीट किया था किसने? चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड ने। ओके, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। अब जो हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो कैसा था? हाईली डिसेंट्रलाइज्ड था। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मौर्यास का था वो सेंट्रलाइज्ड था, बट इनका क्या हो गया? अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। इसको याद रखना है। हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मतलब फ्यूडल था, ठीक है, जो लोकल सामंत थे ना उन पर डिपेंड करता था। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट से बात करें ना, तो ये जो की ऑफिशियल्स हैं ये हमें याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड ना डायरेक्ट एक कीवर्ड दे देंगे या मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो याद रखने हैं कि जो अवंती थे, पहली चीज़ ये किससे रिलेटेड है कि हर्षा के किंगडम में, हर्षा के टाइम पे ये कौन थे? हमारे ऑफिशियल थे। इसको याद रखना है। अब रिलेटेड किसने? ये फॉरेन अफेयर्स एंड वॉर से रिलेटेड थे, है ना, ये फॉरेन अफेयर्स एंड वॉर मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनको क्या बुलाया जाता था? महासंधि विग्राहिका। ओके, फिर बात करते हैं सिमहंदा, है ना। तो ये कौन होते थे? कमांडर इन चीफ, जिन्हें सेनापति कहा जाता है। फिर कुंटाला, ये क्या होते थे? चीफ ऑफ कैवलरी, वो जो घोड़े होते हैं ना उनके जो चीफ होते थे, है ना, उस डिपार्टमेंट के। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्ता क्या होते थे इनके टाइम में? चीफ ऑफ एलिफेंट फोर्स। ओके, तो जो हॉर्सेस के लिए वो कुंटाला एंड एलिफेंट फोर्सेस के लिए कौन है? स्कंदगुप्त। ओके, याद रहेगा। अब जस्टिस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या देते थे? सीवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी, है ना। और जो हाईवे रॉबरी थी स्टिल वो तब भी क्या थी? कॉमन थी। मतलब पनिशमेंट तो हाई मिल रही है बट तब भी वहाँ पे क्या होती थी? रॉबरीज होती थी। ये किसने लिखा है? ह्यूएनज़ांग ने, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। अब हम देखेंगे हमारा टैक्सेशन कैसा था, है ना, इकोनॉमी और उनकी सोसाइटी कैसी थी। अब टैक्सेस में हमें याद रखना है, तो सबसे पहले क्या रखना है? भाग क्या होता था? 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल टैक्स और प्रोड्यूस। ये कल भी था सेम, है ना, ऐसे ही। अब सेकंड है हिरण्य क्या हुआ करता था? कैश टैक्स। और बाली, ये तो वही था कंपलसरी ट्रिब्यूट, याद है। अभी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा होगा, आप डेली सीरीज देख रहे हैं तो इनिशियल जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पे जो बाली था वो कैसा था? वॉलंटरी, अपनी मर्जी होती थी। बट लेटर वैदिक टाइम से ये क्या हो गया? कंपलसरी ट्रिब्यूट शुरू हो गया था, ठीक है। अब इनके अलावा हमारे 2 तरीके के टैक्स और थे, पता है क्या? जैसे ये देखिए, उद्रांगा एंड उपारिकर, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये क्या थे? लैंड टैक्सेस थे, है ना। तो ये याद रखिए, टैक्सेस लगाया जाता था किसमें? परमानेंट लैंड होल्डर्स एंड टेम्परेरी टेनेंट्स पे। तो सिंपल सी बात है, ये किससे रिलेटेड है? लैंड टैक्स से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखने हैं। टाइम पता है क्या होता था? जो ब्राह्मण थे ना उनको टैक्स फ्री अग्रहारा लैंड ग्रांट देने का जो ट्रेंड था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस वाली क्लासेस में कि अग्रहर क्या होता था, कि जो लैंड ग्रांट का सिस्टम था। अब यहाँ पे ये क्या हो गया था कि काफ़ी बढ़ गया था। ये अग्रहर क्या है? टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था किसको? ब्राह्मण्स को। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब इससे क्या हुआ? जो लैंड ग्रांट इकोनॉमी थी वो क्या हो गई? डोमिनेट कर गई थी। अब बात करते हैं हमारे रिलीजन एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन में। अगर हम पता है रिलीजन पॉइंट से देखें ना, तो स्टार्टिंग में जो हर्षा थे ना वो कौन थे? शैवाइट थे। पर बाद में ह्यूएनज़ांग के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने क्या किया? महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। क्या हुआ? रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मीन्स हर्षा पहले कौन थे? शैविज्म को फॉलो करते थे, बट ह्यूएनज़ांग के इन्फ्लुएंस में आके किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है? महायान बुद्धिज्म में। अब बात करते हैं हमारी असेंबली। उन्होंने क्या किया? 2 असेंबली ऑर्गेनाइज की, एक कन्नौज असेंबली और एक प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली किस लिए थी? ह्यूएनज़ांग को ऑनर करने के लिए और महायान बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए। जबकि जो प्रयाग असेंबली थी, इसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है, ये हर 5 साल में होती थी। तो याद रखिएगा, क्वेंशियल इवेंट है ये, ठीक है, हर 5 साल में होता है। जहाँ पे हर्षा क्या करते थे? काफ़ी ज़्यादा अपनी वेल्थ को डोनेट करते थे। अब बात करते हैं लिटरेरी वर्क की। तो लिटरेचर में हर्षा ने पता है क्या किया था? खुद 3 फेमस संस्कृत प्लेज लिखी थी। कौन कौन से पता है? नागनंदा, ये याद रखने हैं कि इन्होंने खुद ने लिखी है ना। तो नागनंदा जो कि किस पे बेस्ड है? बुद्धिस्ट की जातका थीम्स पे। रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हमारी क्या है? रोमांटिक कॉमेडीज हैं। ये आपको याद रखनी है। अब
बाण भट्टा की राइटिंग को अगर हम देख लेते हैं, अब बाण भट्टा की राइटिंग हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या थे, इनके कोर्ट पोएट थे, है ना। इन्होंने क्या लिखा था, फेमस हर्षचरित्र। तो आपको याद रखना है कि हर्षचरित्र किसने लिखा है, तो बाण भट्टा ने। बाण भट्टा कौन थे, हर्षा के क्या बोलते हैं, कोर्ट पोएट थे। ओके, और हर्षचरित्र क्या है, बायोग्राफी है। और इन्होंने और क्या लिखा है, कादम्बरी। ओके, तो ये आपको ये वाले पॉइंट सारे के सारे याद रखने हैं, इससे सीधे के सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इस दौर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लर्निंग हब आपको पता है कौन सा था, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। इसमें पता है जो चांसलर थे ना, वो शिलाभद्र थे। अब ये वाले पॉइंट याद रखना है। इस यूनिवर्सिटी को पता है 100 से ज़्यादा टैक्स फ्री विलेजेस का रेवेन्यू मिलता था। खुद सोचो कि कितना का रेवेन्यू मिल रहा है, 100 से ज़्यादा टैक्स फ्री विलेजेस का रेवेन्यू मिलता था। अब अगर हम बात करते हैं ज़ुएनज़ैंग की, है ना, अभी तक हमने देखा इन्होंने अपना काफ़ी इन्फ्लुएंस रखा, है ना। तो यहाँ पे इनके बारे में अगर थोड़ा पॉइंट देखें तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है ना, और मास्टर ऑफ द लॉ भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक सीयू की, याद रखना है कौन सी है इनकी बुक, सीयू की, किसने लिखी है, ज़ुएनज़ैंग ने, है ना। तो सीयू की में हर्षा की 4-फोल्ड आर्मी और 7th सेंचुरी इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था ना, उसका डिटेल्ड अकाउंट दिया है। तो याद रखना है कि सीयू की इन्होंने लिखी है। हर्षा के जो 4-फोल्ड आर्मी डिवीजन है, कौन सा है, इन्फेंट्री, कैवलरी, ये चैरियट्स एंड ये एलिफेंट्स, ठीक है, इसके बारे में। और हमारे यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना 7th सेंचुरी की, उसके बारे में डिटेल्ड अकाउंट में बताया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये क्या थे, इंडिया में रुके थे, नालंदा में पढ़े थे, हर्षा के कोर्ट में रहते थे, एंड काफ़ी सारी इन्होंने बुक्स भी लिखी थी। ओके, अब इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको इसको अड़हर भी बोलते हैं, ठीक है, अड़हर इंस्क्रिप्शन और एहोर प्रशस्ति, है ना, जब हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं तो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ नर्मदा की डिटेल मिलती है ना। हमने क्या देखा था कि हरा दिया था ना इनको क्या बोलते हैं, हमारे हर्षा को। तो आपको याद रखना है कि ये बैटल ऑफ नर्मदा के बारे में जो हमें प्रूफ मिलता है वो कहाँ से मिलता है, अड़हर प्रशस्ति से हमको मिलता है, ठीक है। अब ये किसने लिखा है, तो रवि कीर्ति ने, जो कि कोर्ट पोएट कौन किसके थे, पुलकेशिन सेकंड के थे, जिन्होंने हराया था किसको, हर्षा को। ये आपको याद रखना है। अब दूसरी इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी हमारी है बंसखेड़ा और मधुबन इंस्क्रिप्शन। इस पर हर्षा ने खुद के रॉयल सिग्नेचर्स किए हैं, है ना, तो हमें वो देखने को मिलते हैं। तो ये कैसी हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, आपको ये याद रखना है। मीन सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि बंसखेड़ा एंड मधुबन इंस्क्रिप्शंस किससे रिलेटेड हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप भी क्लियर होंगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा रिमाइंड करने में। अदरवाइज ये क्या होते हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ना आप सोचे होंगे कि ना हम करंट अफेयर से लिंक करते हैं, तो अगर हम इस वाले की बात करें कि जो हमारा हर्षा वाला पीरियड था, तो क्या मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब सोचो 1400 साल पुरानी हिस्ट्री है, आज भी क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो अब सोचो कि अगर हमारी एएसआई नालंदा को रिवाइवल कर रहे हैं, एएसआई हमारी अभी भी एक्सकेवेशन कर रही है, हम बुद्धिस्ट सर्किट पे फोकस कर रहे हैं, इट मीन्स वो वाला जो करंट मतलब पार्ट चल रहा था हमारा, डायनेस्टी जो चली थी, वो हमारे लिए क्या है, आज भी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हमारे करंट लिंकेज पार्ट को देख लेते हैं। तो नालंदा रिवाइवल, राजगीर में जो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस है ना, अब वो ऑपरेशनल हो चुका है, ठीक है, और ईस्ट एशिया समिट का मेजर डिप्लोमेटिक हब बन चुका है। तो आपको याद रखना है ये। ओके, अब बात करते हैं एएसआई का कन्नौज एक्सकेवेशन हो रहा है। तो कन्नौज में पता है अभी हाल ही में जो एक्सकेवेशंस हुए ना पोस्ट गुप्ता कैपिटल के, वहाँ पे स्ट्रक्चरल लेयर्स को अनर्थ किया जा रहा है। अनर्थ मतलब इनको खोदा जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं हमारे बुद्धिस्ट सर्किट अपग्रेड की। ये हमने काफ़ी बार देखा है ना। अब हम फिर से देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है ना, वो जो हमारी ज़ुएनज़ैंग जो आए थे, इनका जो ट्रैवल रूट है, पूरा जो ट्रैवल इटिनरी रूट है यूपी एंड बिहार का, उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो ये पर्सन हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि सिंपल अगर इसको समराइज करें ना, तो हर्षा पता है एक नॉर्थ इंडिया के वो लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर थे, जिनके बाद पूरा का पूरा जो रीजन था ना हमारा, वो क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। चलिए अब देखा कि हिस्ट्री को पता है रटना नहीं है,
कनेक्ट करके भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपने इस पूरे लेक्चर को ढंग से सुना, पढ़ा या नहीं पढ़ा, है ना, या सिर्फ ऐसे ही जाने दिया। तो ये अभी आपका टेस्ट हो जाएगा, ये आपका प्रैक्टिस एमसीक्यू है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुना है तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, है ना, सॉल्व करना। तो इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, हर स्टेटमेंट को तसल्ली से पढ़िए और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अब ऐसे ही अगर आपको इंटरेक्टिव और क्विज विजुअल नोट्स और लेक्चर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।